बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है? चलें जी, बहुत बेहतरीन आवाज़ आ रही है। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। देखो, आज हमने शुरू करना है इन्वायरमेंट्स पे और पांडास पे काम। इन्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब कोई भी काम करने लगते हैं तो हम अपने गिर्द इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करते हैं कि वो काम करने में फैसिलिटेशन हो। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं, हम मेरे ख्याल में पहले लेक्चर से ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि जब पढ़ने बैठते हो तो एडिक्वेट लाइटिंग इंश्योर करते हो, कैलकुलेटर, नोटबुक और सिलेबस की बुक्स और वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, ये सब चीज़ें इंश्योर करते हो ना। तो ये क्या है, देखो आप अपने पढ़ाई का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह जो एक समझो कि घर होता है, उसके यूनिट्स में देखो एक किचन है। अब किचन में आपको एक अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी ना, आपको यूटेंसिल्स मिलेंगे और कुकिंग के लिए जो है वो कनेक्शन मिलेगा। लेकिन अब किचन को आप मतलब कंसीडर करें और कंपेयर करें बेडरूम से। बेडरूम में आपको अलग तरह के आइटम मिलेंगे। एक बुक शेल्फ होगा, आपका बेड होगा, एक मे बी विंडो हो, या इस तरह की, मतलब जिस जगह पे आपको टास्क परफॉर्म करना है उस टास्क से फैसिलिटेट करने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यही काम हम पाइथन में करते हैं कि कोडिंग हमें जिस पर्पज़ के लिए करनी है उसके लिए हम एक इन्वायरमेंट बनाएं। अच्छा, अब इन्वायरमेंट क्यों बनाएं? देखें भाई, इन्वायरमेंट इसलिए बनाएं क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ पैकेजेस के या इंटरप्रेटर के मुख्तलिफ़ वर्जन्स यूज़ करने होते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं ऑफिस का एक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। क्या मैं उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 भी यूज़ कर सकता हूँ? देखो, सेम प्रोडक्ट है लेकिन वर्जन्स फ़र्क है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने कंप्यूटर में दो यूज़र्स बना लूँ विंडो में, और एक यूज़र पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 यूज़ कर रहा हूँ और दूसरे यूज़र पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज़ कर सकता हूँ, कोई क्लैश नहीं आएगा। लेकिन अगर सेम यूज़र पे मैं दोनों यूज़ करूँगा ना तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। यही कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब हम वर्जन्स इंस्टॉल करते हैं तब। अब देखो, अगर मुझे यूज़ करना है पाइथन 3.14 और मुझे एक और प्रोजेक्ट में एक मतलब कि पीछे का वर्जन यूज़ करना है 3.10, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा क्या? तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों वर्जन्स को आइसोलेट कर देता हूँ। दो इन्वायरमेंट बनाएंगे हम, एक में जो वर्जन डिज़ायर्ड है उस पर्पज़ के लिए वहाँ वो इंस्टॉल करेंगे, दूसरे इन्वायरमेंट में जो पाइथन 3.14 है वो इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एक टूल जो है मिनीकॉन्डा, ठीक है। इसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला वर्जन भी है जो एनाकोंडा कहलाता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खामखा हमारी मेमोरी भी खा रहा होगा और कंप्यूटिंग पावर भी इंगेज करेगा। तो हम इसका कमांड लाइन इंटरफेस CLI जो है उसका नाम है मिनीकॉन्डा, वो यूज़ करेंगे। तो भाई, मिनीकॉन्डा और VS कोड मैंने इंस्टॉल करने का बताया था, तो होपफुली वो आपने कर लिया होगा। अब देखो, ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। ये बेस इन्वायरमेंट जो है ना, ये एक इन्वायरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। अब हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने लिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉन्डा। कॉन्डा किस लिए? क्योंकि ये इन्वायरमेंट मैनेजर हम यूज़ करके और इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देन कॉन्डा क्रिएट। अब क्रिएट किस लिए भाई? क्रिएट इसलिए कि क्रिएट तो वो टास्क है जो हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। देन नेम, और नेम, अब ये इधर हमने वो नाम लिखना है जो हमारे इन्वायरमेंट का नाम होगा, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ AI डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये आइडा जो है ना, अब ये हमारा नाम होगा इन्वायरमेंट का, और ये हम किधर यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में यूज़ करता हूँ पाइथन = 3.14 है रिसेंट, हम 13 यूज़ करते हैं। अब देखो, रिट्रीविंग नोटिस डन। अब ये इसका बैकग्राउंड वर्किंग चल रही है, ठीक है। सॉल्विंग इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना वो रिजॉल्व हुए हैं।
तो क्योंकि इसमें और कुछ भी मौजूद नहीं था तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स कोई क्रिएट ही नहीं हुए। अब देखो पैकेजेस क्या डाउनलोड हो रहे हैं। पाइथन 3.13.11, ठीक है, 3.13 मैंने लिया था। देन इसकी डिपेंडेंसीज देखो, मैंने तो ये सिलेक्ट किया था ना, लेकिन इसके अलावा चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, ये देखो। और फिर इसके अलावा भी चीज़ें और इंस्टॉल होंगी। जो चीज़ हम मेन पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, ये पैकेज भी कहलाता है और लाइब्रेरी भी कहलाता है। जो भी मेन के अलावा चीज़ें इंस्टॉल होती हैं ना, वो उस लाइब्रेरी की डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। अब ये पाइथन 1.13.11 जो है वो डिपेंड कर रहा है सेटअप टूल्स पे, कि सेटअप टूल्स होंगे तो ये वर्क करेगा वरना नहीं करेगा। सीए सर्टिफिकेट्स पे डिपेंड कर रहा है, टीजेड डेटा पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, फिर हमसे प्रॉम्प्ट मांगा जा रहा है कि प्रोसीड येस और नो, तो मैं येस करके प्रोसीड करता हूँ। तो देखो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, ठीक है। इसको हम 2 मिनट देंगे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने तक। तो ये देखो ये इन्वायरमेंट मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ। ये देखो मैंने कॉन्डा एनवायरनमेंट लिस्ट आस्क किया तो मुझे मिल गया कि एक मेरा बेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक आइडा का इन्वायरमेंट है जो अभी क्रिएट किया है, और एक टाइम सीरीज़ का इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो मैंने अपने काम के लिए क्रिएट किया हुआ था। बस यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। कॉन्डा से बस इतना सही काम था, ठीक है। इसके अलावा भी काम हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इतना सही काम करेंगे। और ये मैंने कॉन्डा को क्लोज़ किया और फिर अब VS कोड ओपन कर लिया। अच्छा भाई, VS कोड जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम पे तो आपसे पूछा जाएगा कि फ़ोल्डर ओपन करें, ठीक है। तो आपने, अच्छा देखो एक चीज़ याद रखना, इस मॉड्यूल के लिए जो भी काम कर रहे हो ना वो एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर में रखना, ठीक है। और आपका वो फ़ोल्डर जो है ना वो लोकल डायरेक्टरी कहलाता है। अब एक चीज़ देखो, बेस्ट प्रैक्टिसेस में से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हारी लोकल डायरेक्टरी है ना, उसके एड्रेस में सबसे पहली चीज़ आ रही होगी तुम्हारी ड्राइव का नाम, और सबसे आखिरी चीज़ आ रही होगी तुम्हारी फाइल का एक्सटेंशन। आइडियल ये होता है कि उसमें स्पेस ना हो, ठीक है, क्योंकि स्पेस जो है ना वो उसको ब्रेक कर देता है। अच्छा, अब मैंने फ़ोल्डर सिलेक्ट किया, ठीक है। तो देखो मेरे फ़ोल्डर में जो फाइल्स मौजूद हैं वो मेरे पास एक्सप्लोरर पैन पे विजिबल हो रही हैं, ठीक है। एक्सप्लोरर पैन पे जो भी इस फोल्डर में फाइल्स थी वो विजिबल हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक नई फाइल क्रिएट करनी है। देखो आइकन्स हैं, ठीक है। हमने 2 चीज़ों पे बात की, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक कमांड लाइन इंटरफेस। तो कॉन्डा हमने यूज़ किया है CLI पे, और IDEs हम जो भी यूज़ कर रहे होंगे वो होंगी हमारी GUI पे। अब ये देखो, ये IPy नोटबुक क्या चीज़ है। IPy नोटबुक होता है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इंटर किया तो मेरे पास एक नोटबुक आ गई, ठीक है। इस नोटबुक में क्या आ रहा है, मेरे पास जनरेट आ रहा है। जनरेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई देखो, इस कोर्स में जो सिलेबस है ना हमारा, उसमें एक्सटेंशंस नहीं है, लेकिन हम एक्सटेंशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। तो कुछ जो मैंडेटरी एक्सटेंशंस है ना VS कोड के साथ लाजमी, वो तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो एक्सटेंशंस जो हम फैसिलिटेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, वो यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि ICAP के एग्जामिनेशंस में भी उनका एक्सेस हमें ना हो, ठीक है। तो ये जनरेट वाला जो है ये यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कोड का जो है देखो, प्लस कोड का मतलब ये है कि हम अपने नोटबुक में एक सेल ऐड कर लें और उस सेल में कोड लिखा हुआ हो। और मार्कडाउन का मतलब ये है कि हम एक सेल ऐड करें जिसमें मार्कडाउन का हो।
अब मार्कडाउन जो है ना, ये कोड नहीं होता, ठीक है। मार्कडाउन क्या होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। रन ऑल जैसा कि कमांड से ही लिखा हुआ है कि जो हमारे कोड ब्लॉक्स हमने सेल्स इंसर्ट किए हमें उन सबको रन करने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं मार्कडाउन एक इंसर्ट करता हूँ सेल, और मैं इधर एक हेडिंग देता हूँ, AI एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये हेडिंग हो गई हमारी। ये लो। अब देखो मार्कडाउन क्यों ज़रूरी है भाई। मार्कडाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ कोडिंग थोड़ी करोगे, आप साथ साथ उस कोडिंग के जो आउटपुट है उसको इंटरप्रेट भी तो करते हुए आओगे ना। तो इसलिए मार्कडाउन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर मार्कडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है नोटबुक्स के लिए। तो मार्कडाउन भी हम साथ के साथ कवर करते रहेंगे। अब देखो ये हेडिंग लेवल 1 है, और हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास हेडिंग्स के लेवल हो सकते हैं, ठीक है। और हर लेवल पे देखो साइज डिक्रीज हो रहा है, सही। तो फिलहाल हम इसको रखते हैं यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हम कोड का सेल लेते हैं, और कोड का सेल में अच्छा देखो एक चीज़ और भाई, कि ये जो पाउंड सिंबल है ना, ये इसका मतलब कोड में कुछ और है और मार्कडाउन में कुछ और है, ठीक है। अब देखो थोड़ा और विजिबल हो गया। ये देखो इधर भी ये जो हैश का साइन जिसको हम कहते हैं, मार्कडाउन में ये हेडिंग्स को डिफाइन करता है और कोड में ये कमेंट्स को डिफाइन करता है, ठीक है। देखो ये सेल है मार्कडाउन का सेल, इसमें मैंने हैश करके हेडिंग लगाया, एंटर किया, तो ये AI एंड डेटा एनालिटिक्स ये मेरी हेडिंग बन गई। लेकिन इधर कोड के सेल में मैं ऐसा करूँगा ना, तो ये हेडिंग नहीं बनेगी, ये कमेंट बनेगा। या इससे पहले एक और चीज़ देखो, इसको डिलीट करते हैं। ये कर्नल क्या चीज़ है भाई, ये कर्नल है इन्वायरमेंट जो हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में हमने काम करना है। इधर से सिलेक्ट कर्नल किया, एक कर्नल में यूज़ कर चुका हूँ पहले जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है टाइम सीरीज़, वो इसने मुझे डिफ़ॉल्ट दिखा दिया। देखो अब इसमें वर्जन क्या आ रहा है पाइथन का, 3.14.2, और हमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था, 3.13.11। सेम प्रोडक्ट के 2 वर्जन इंस्टॉल हुए हुए हैं, ठीक है। और उनको आइसोलेट किया, कैसे किया हुआ है, इन्वायरमेंट से। ये देखो ये आइडा इन्वायरमेंट आ गया इधर, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस इन्वायरमेंट में मैं काम करूँगा। अब मैं काम जो करूँगा वो बेसिकली क्या काम होगा भाई, लाजमी बात है कुछ कोडिंग होगी ना। तो देखो हमें ना कोड्स बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं कि हमें हर चीज़ लाइन बाय लाइन नहीं लिखनी। हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने वो कोड किया हुआ है और उन्होंने सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए हमें दे दिया। हमें किस तरह दे दिया, जैसे अब ये देखो कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, यार हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, तो क्या हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को शुरू से हम खुद बनाना शुरू करते हैं? नहीं। कुछ ज़हीन लोग मिले, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया और वो स्टैंडर्ड हमारे मुल्क में जो है अडॉप्ट हुआ, SECP ने नोटिफाई किया और हम वो स्टैंडर्ड जो है अप्लाई करते हैं। ऐसा ही है ना, हमने वो स्टैंडर्ड बना हुआ स्टैंडर्ड इंपोर्ट हुआ, हमने उसको और अप्लाई कर दिया। तो इधर जो हम इंपोर्ट करते हैं ना वो होती हैं लाइब्रेरीज़। अब देखो, अच्छा ये कमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखो इसमें ऐसा होता है कि भाई अब एक कोड पे मैं अकेला थोड़ी काम कर रहा हूँ, आपने कोड किया है उस पर मे भी 2 दिन के बाद आपको काम करना पड़े, तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हो रहा है? एक तो चलो आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है ना कि उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये कमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कोड का पर्पज़ क्या है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़, ठीक है। लाइब्रेरीज़ क्या है,
इंपोर्ट ओएस इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट पांडास। ठीक है, अब देखो ये क्या है, IPy कर्नल पैकेज। ये वो चीज़ें हैं कि जब मैंने एक इन्वायरमेंट बनाया है और मैं उसको VS कोड में रन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें और चाहिए। ठीक है, अब ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो जो हमने शुरू में डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की थी उनमें IPy कर्नल नहीं था ना, तो वो अभी इंस्टॉल हो रहा है। वो इसलिए नहीं था क्योंकि कोंडा को क्या पता कि हमने वो IPy नोटबुक में लिखना है कोड या PY नोटबुक में लिखना है। PY बेसिकली नोटबुक नहीं होती, लेकिन PY रॉ फाइल होती है जिसमें सिर्फ पाइथन कोड होता है। वो भी बना के देखते हैं एक, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्योंकि एनवायरनमेंट अभी बना है ना तो इसमें चीज़ें इंस्टॉल होंगी। इसको इस तरह समझो कि एक रूम है जो अभी बना है, तो अभी वो रूम जो है ना जस्ट ग्रे स्ट्रक्चर है, अभी उस पर वाइट वॉश होना है या जो भी आपने कलर स्कीम करनी है वो होगी, फिर उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होंगी। एक मतलब रूम अभी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो वो जो रूम में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इंस्टॉल होते हैं ना, IPy कर्नल इज़ वन ऑफ दोज आइटम्स। हाँ भाई देखो, नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास, क्यों आया होगा ये एरर? ये एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने पांडास इंस्टॉल नहीं किया। अब इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी देख लो भाई। पिप इंस्टॉल ये याद रखना, ठीक है? ये पिप इंस्टॉल जो है ना, ये इंस्टॉल से तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक मतलब है। ठीक है, और पिप कुछ इससे स्टैंड फॉर नहीं होता, लेकिन इसको बोलते हैं पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं है लेकिन इसको कहते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ पिप इंस्टॉल पांडास। ये देखो अब ये पांडास इंस्टॉल होने लग गया। ठीक है, पांडास क्या है इसका मैं थोड़ा तुम्हें बता दूं। नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो ना, या देखा है पहले कभी? हाँ, उसमें जो चाइना वाली सीरीज़ आती है उसमें एक एनिमल डिस्कस होता है ना। हाँ, ये वो वाला एनिमल नहीं है। ठीक है, पांडास एक लाइब्रेरी है जो हम डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। चलो भाई, इंस्टॉलेशन हो गई। अब देखो पांडास की डिपेंडेंसीज क्या क्या है। एक तो इसने पांडास इंस्टॉल किया है, numpy भी इंस्टॉल किया है। ठीक है, अच्छा देखो डेट यूटिल्स इसको चाहिए थे, लेकिन डेट यूटिल्स पहले से इंस्टॉल हुए हुए थे, तो वो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, numpy इंस्टॉल हुआ ये, और फिर कर्नल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर हमारे पास आ रहा होगा रीस्टार्ट का, ये मैंने रीस्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो भाई कि जैसे आप एक दफ़ा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर आप उसको यूज़ करते हो ना, फिर दोबारा तो इंस्टॉल नहीं करना होता। बिल्कुल इसी तरह पाइथन में होगा कि पांडास हमने इंस्टॉल कर लिया, अब ये सेल में डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा मुझे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंस्टॉल हो गया, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ये देखो इंपोर्ट हो गया। ये ग्रीन टिक का मतलब है कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, प्ले बटन का क्या मतलब है? एग्जीक्यूट सेल के, ये इस सेल में जो कोड है ना इसको रन कर दो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, वो IPy कर्नल की बात हो रही थी कि वो क्यों इंस्टॉल हुआ और वो पहले क्यों नहीं इंस्टॉल हुआ। अगर मैं इधर एक फाइल क्रिएट करता हूँ इनिशियल वन, और इसका एक्सटेंशन देखो, अब ये याद रखना एक्सटेंशन में क्या लिख रहा हूँ, PY। ये देखो इधर कोई सेल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और इनिशियल IPy नोटबुक में देखो, इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक, ये नोटबुक भी तो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही है ना यार। ये देखो, ये मैंने एक हेडिंग दी, मैंने इसको क्या, ये हैश क्या था, ये एक कमांड थी ना, उससे उसने साइज पे इंटरेक्ट किया मेरे साथ। इधर अगर मैं हैश करता हूँ ना भाई, तो वो कमेंट होगा। ठीक है, वो हेडिंग नहीं बनेगा क्योंकि ये फाइल का एक्सटेंशन है पाई। ठीक है, ये नोटबुक नहीं है, IPython नोटबुक नहीं है ये। ठीक है, तो इधर सिर्फ पाइथन कोड होगा। अगर इधर मैं करता हूँ इंपोर्टिंग पांडास, तो इंपोर्ट पांडास है। ये देखो, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ,
तो ये किधर रन हो रही है? टर्मिनल पे, ठीक है। और मेरे पास ये देखो, अच्छा एरर क्यों है? क्योंकि बेस एक्टिवेट हुआ हुआ है इधर, ठीक है, और उसमें पांडास इंस्टॉल्ड नहीं है। और इधर देखो, इधर टर्मिनल पे रन नहीं हो रहा, इधर तो जो यूज़र इंटरफेस है उस पर रन हो रहा है। अच्छा, अब पांडास इंस्टॉल हो गया तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जब भी मुझे ये यूज़ करना होगा तो क्या मैं पूरा पांडास लिखूं? मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ कि ये फाइल तुम्हें नज़र आ रही है, लैला गारमेंट सेल्स, ठीक है। ये डाटा थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, अब देखो भाई कि मेरे पास कोड की सजेशन आ रही है क्योंकि ये एआई की एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास नहीं भी आए तो परेशान नहीं होना इससे। इसको मैं स्टोर करता हूँ डेटा फ्रेम में। अब देखो, ये क्या मैं हर दफ़ा यार पांडास लिखूंगा दोबारा दोबारा? चलो इस एरर को देखते हैं कि एरर क्या है। अच्छा, ये फाइल्स रीड नहीं हुई, ठीक है। और अगर फाइल रीड नहीं हो तो भी कोई मसला नहीं है, हमने इधर से फाइल का नाम कॉपी कर लेना है, कॉपी पाथ, ठीक है, और वो पाथ इधर आके पेस्ट कर देना है। ये देखो रीड हो गया। अच्छा, अब देखो एक वार्निंग आ रही है मेरे पास, ठीक है। क्या वार्निंग आ रही है? कि एक /s का ब्रेक आ रहा है मेरे पास। तो ये वार्निंग मुझे क्यों चाहिए अपने कोड में भाई? ये वार्निंग क्यों है पता है? क्योंकि ये चीज़ जो है ना किसी और वर्जन में किसी और तरीके से हैंडल हुई हुई होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि इग्नोर वार्निंग्स। इंपोर्ट की मैंने वार्निंग्स और वार्निंग फिल्टर को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये देखो, अब मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ और वार्निंग नहीं दी उसने। अब ये चीज़ देखो कि मैं अगर पांडास लिख रहा हूँ तो क्या मैं हर दफ़ा जब भी मुझे ये कोड रन करना होगा तो क्या मैं इस तरह लिखूँगा पांडास करके? अगर मैं इस पांडास का कोई शॉर्ट नेम रख लूँ तो कैसा होगा? तो ये कन्वेंशन याद रखना भाई कि पांडास जो है ना वो इंपोर्ट किया जाता है एज pd, ठीक है। किसी भी डेटा एनालिस्ट को अगर आपने तंग करना हो, या अगर मैं बोलूँ कि किसी भी डेटा एनालिस्ट से आपने गालियाँ खानी हो ना, तो कोड में इंपोर्ट पांडास एज np कर देना, सही है। वो डेटा एनालिस्ट तुम्हें वैसी आंखों से देखेगा कि तुम परेशान हो जाओगे कि तुमने किया क्या। अच्छा भाई, तो मेरा जो डेटा था देखो, इंपोर्ट पांडास एज pd, ठीक है, और इसको मैंने इधर pd कर दिया। अब देखो ये फाइल रीड होने में कितनी देर लगी है मुझे? 3.9 सेकंड्स लगे हैं ना। अब मैं तुम्हें ये फाइल असल में दिखाता हूँ कि ये है क्या। ये फाइल आ गई, ठीक है। इसका लोकेशन खोलते हैं। ये फाइल है, देखो CSV है और कितना 250 MB की फाइल है तकरीबन। इसको मैं एक्सेल पे ओपन कर रहा हूँ। ये देखो एक्सेल पे फाइल ही नहीं ओपन हो रही। ठीक है, ये एक्सेल पे इसलिए नहीं ओपन हो रही क्योंकि एक्सेल पे ना नंबर ऑफ रोज लिमिटेड है। अब इधर देखो, इधर क्या है। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, देखो कोई भी प्रोजेक्ट हम स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले एक देखो, एक है कि एनालिसिस करके डेटा में से इंसाइट कर निकालना, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स। लेकिन एक है कि डेटा को खुद को भी तो एनालाइज करना, इंसाइट के लिए नहीं, क्वालिटी के लिए। तो
तो सबसे पहले इनसाइट मत निकालना, सबसे पहले डेटा को क्वालिटी के लिए एनालाइज करना। ठीक है, तो क्वालिटी के लिए हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, हम डेटा की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखो डेटा की इंफॉर्मेशन क्या आई कि ये हमारे पास एक पांडास डेटा फ्रेम है। ठीक है, अच्छा रेंज इंडेक्स का मतलब ये है कि उसमें रोज़ कितनी है, कितनी रोज़ हैं भाई। देखो इसमें 5.57 मिलियन रोज़ है। ठीक है, और एक्सेल में कितनी होती हैं, 1.4 मिलियन समथिंग होती है ना। अच्छा अब देखो उसके बाद क्या है, डेटा में हमारे पास 8 कॉलम्स हैं टोटल। ठीक है, कॉलम नंबर 0, भाई इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ये बात बार बार बतानी नहीं पड़नी चाहिए वैसे। कॉलम का नाम और डी टाइप क्या चीज़ है भाई, डी टाइप का मतलब ये है कि उस कॉलम में जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। ठीक है, डेटा टाइप्स पे हमने बात की थी लास्ट क्लास में। अब सबसे पहला कॉलम जो है, कॉलम इंडेक्स नंबर 0, वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट देख के परेशान नहीं होना कि ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस नहीं किया था। ऑब्जेक्ट का तुम फिलहाल के लिए मतलब ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग। ठीक है, डेटा टाइप है स्ट्रिंग। एसकेयू मतलब कि प्रोडक्ट का नंबर या प्रोडक्ट की कोई आईडी जो है वो भी ऑब्जेक्ट है। चैनल भी ऑब्जेक्ट है, सिटी भी ऑब्जेक्ट है, पेमेंट मेथड भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा रिटर्न फ्लैग जो है वो इंटीजर है, तो ये हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। इवेंट फ्लैग भी क्या चीज़ है, वो भी इंटीजर है। डिलीवरी चार्जेस भी इंटीजर है। उसके बाद हमारी एक समरी आ गई कि हमारे पास इंटीजर 64 3 है और ऑब्जेक्ट 5 है, मतलब टोटल 8 कॉलम है हमारे डेटा में, टोटल 8 कॉलम है भाई। ठीक है, उसके बाद मैं डेटा की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, डेटा की डिस्क्रिप्शन काउंट आ गया। ठीक है, देन मीन आ गया। अब देखो हमारे पास तो 8 कॉलम थे ना, ये 3 का क्यों दिखा रहा है, रिटर्न फ्लैग, इवेंट फ्लैग और डिलीवरी चार्जेस। 3 का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेजर्स देखो, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, काउंट, मीन। अब क्या कैटेगोरिकल कॉलम का क्या स्ट्रिंग का मीन हो सकता है, स्ट्रिंग तो टेक्स्ट होता है भाई, टेक्स्ट होता है। ठीक है, मिनिमम देखो, मिनिमम क्या नंबर के अलावा टेक्स्ट में मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है, स्पेलिंग में लिख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, बाकी टेक्स्ट को तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 25%, 50% वैल्यू, 75% और मैक्सिमम। अच्छा डेटा की हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि मिनिमम है रिटर्न फ्लैग में 0, इवेंट फ्लैग में भी 0, डिलीवरी चार्जेस में भी 0। ठीक है, अब रिटर्न फ्लैग में सब वैल्यू 0 हैं सिवाय मैक्सिमम के, तो इसका मतलब है कि रिटर्न फ्लैग में यार 2 ही वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। ठीक है, ये अभी हमने इन्फ्रेंस है हमारी, कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। अच्छा इवेंट फ्लैग पे आओ, इवेंट फ्लैग पे भी सब कुछ 0 है और कुछ वैल्यूज़ 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। ठीक है, और डिलीवरी चार्जेस में मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 500 है। तो हम ऐसा करते हैं कि डेटा का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेटा में है क्या क्या। अभी हमें कुछ समझ में तो आ रहा है। तो डीएफ हेड से हम चेक कर लेते हैं। अच्छा डीएफ हेड को अगर बाय डिफ़ॉल्ट करोगे ना तो ये 5 दिखाएगा रोज़, ये देखो। ठीक है, डेट आ गया, एसके। अच्छा भाई देखो, आउटपुट अगर आपके पास इस तरह नहीं आ रहा हो और आउटपुट आपके पास आ रहा हो ऐसे, तो भी परेशान मत होना बिल्कुल। ठीक है, और आउटपुट आपके पास एक और तरीके से भी आ सकता है, वो होगा ये देखो। ठीक है, इसमें देखो डेटा ब्रेक हो गया, यहाँ तक आगे लाइन ब्रेक है और फिर बाकी जो कॉलम्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो ये सिर्फ डेटा की प्रेजेंटेशन का चेंज है। ठीक है, डेटा में खुद में चेंज नहीं है कोई, तो इस चीज़ से परेशान मत होना कि डेटा कैसा दिख रहा है।
ये देखो ये प्लेन टेक्स्ट वाला हो गया। ये टेबुलर फॉर्मेट में आ गया मेरे पास। अच्छा, इसमें से थोड़ा स्क्रीन पे पूरा आता हुआ मुझे दिख रहा था ये वाला। ठीक है। अच्छा देखो डेट, अब भाई चीज़ें ना समझते रहना, क्योंकि अब हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। ये हमारे पास रॉ डेटा था ना, देखने में तो साफ़ सुथरा लग रहा है डेटा, लेकिन अभी ये रॉ डेटा है, इस पर अभी बहुत काम होना है। उसके अभी काम होगा, फिर हमारे पास क्लीन डेटा जो होगा ना, उससे इंसाइट्स निकलेंगी। इस डेटा से इंसाइट्स मेरा नहीं ख्याल के निकल सकती हैं, कुछ निकल सकती हैं पर वैल्यूएबल नहीं होंगी। अच्छा, SKU में सिर्फ मेरे पास आईडीज़ हैं। चैनल में क्या है मेरे पास? चैनल में मेरे पास ऑनलाइन या इन स्टोर आ रहा है। ठीक है। सिटीज़ में क्या है? शहरों का नाम आ रहा है। पेमेंट मेथड क्या है मेरे पास? कैश ऑन डिलीवरी है या कार्ड है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन सेल्स का डेटा है बेसिकली। रिटर्न फ्लैग 0 और रिटर्न फ्लैग में 1 भी होगा। अच्छा, रिटर्न फ्लैग का मतलब ये है कि ये सेल जो है अगर रिटर्न हो गई है तो वो वैल्यू 1 होगी उसकी ट्रांजैक्शन की। इवेंट फ्लैग क्या है इसको देखते हैं। और डिलीवरी चार्जेस का मतलब ये है कि कैश ऑन डिलीवरी है तो इसका मतलब है, देखो ये पोस्ट से भेजा हुआ है ना, तो ये पोस्टेज चार्जेस है। अब देखो कि हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं, अभी हमने कोडिंग ना कुछ भी नहीं की है, लेकिन हम डेटा को देख के इन्फ्रेंसेस बिल्ड कर रहे हैं और फिर हम उन इन्फ्रेंसेस को कंफर्म करेंगे कि ऐसा है कि नहीं है, फिर उनकी बेसिस पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अच्छा, इस वैल्यू को आप चेंज करके और उतना आउटपुट देख सकते हैं। अगर मैं हेड में 20 लिख दूंगा तो ये मुझे 20 रोज़ दिखाएगा। ठीक है, ये देखो 19 तक इसलिए आ रहा है भाई क्योंकि रो नंबर 0 भी है, तो 1 से 19 तक और फिर एक 0। और अगर आपने बॉटम का देखना है तो फिर आप इसको कर दो टेल। ये देखो रो नंबर जो आखिरी होगा ना हमारा, वो वही होगा कि जो जितनी हमें रोज़ बताई थी 36 तक, और एक 0 था, मतलब ये 37 है। 55 7 6 6 37। ये देखो ये वही नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद मैं डेटा में से क्या देखता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है। देखने में तो डेटा टेबुलर फॉर्मेट में है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड भी है, लेकिन क्या पता इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ हों। तो मैं डेटा में से मिसिंग वैल्यूज़ देख लेता हूँ। अब देखो DF क्या चीज़ है भाई? जब भी DF एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो पता है क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इधर देखो DF, ये डेटा फ्रेम, DF स्टैंड्स फॉर डेटा फ्रेम। अब तुम्हारी तरफ से सवाल है कि एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि डेटा सेट और डेटा फ्रेम में क्या फ़र्क होता है। तुमने नहीं पूछा ना, तो ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है भाई, कमेंट्स में बताएं। अच्छा, डेटा फ्रेम इज़ नल, कि क्या डेटा फ्रेम में कोई नल वैल्यू है, और फिर उसका सम। ठीक है, तो ये देखो कि डेटा में कोई नल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि डेटा कंप्लीटनेस जो है ना, क्वालिटी चेक होते हैं डेटा के, उनमें से कंप्लीटनेस को तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई डेटा। लेकिन एक चीज़ और यार, कि अगर ये 5.5 मिलियन रोज़ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस डेटा में डुप्लीकेट्स हैं? हाँ, तो चेक करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। अब देखो डुप्लीकेट इसमें बहुत सारे होंगे भाई, 4.2 मिलियन डुप्लीकेट्स हैं, तो क्या वो जेन्युइन डुप्लीकेट्स हैं? देखते हैं कि भाई जेन्युइन डुप्लीकेट्स हैं कि नहीं है। अच्छा, अब देखो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है मेरी, और आप लोग एग्री करोगे उससे,
कि ये मुझे दिखा रहा है ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उनमें देखो अब डेट है, डेट कोई यूनिक चीज़ तो नहीं है ना। एक दिन में एक आइटम स्टोर में, सिटी में, कार्ड पे बार बार सेल हो सकता है यार, है ना। इसमें ट्रांजैक्शन आईडी तो नहीं है, तो यूनिक आईडी तो होती है ट्रांजैक्शन आईडी। तो इसका मतलब है कि जो डुप्लीकेट्स हमारा कोड हमें बता रहा है वो ट्रांजैक्शंस एक्चुअली डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है भाई। मैं एक शॉप में जाता हूँ, एक डेट को एक सिटी में शॉप पे जाके मैं आइटम ए बाय करता हूँ, ठीक है। डेट, सिटी, शॉप और आइटम ए। तो कोई और कस्टमर उसी डेट को, उसी सिटी की, उसी शॉप पे आके वो आइटम भी तो बाय कर सकता है ना यार, क्या ख्याल है। लेकिन अब वो दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं ना, यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं, डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। ये डुप्लीकेट भी हमारा हो गया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम अभी तक डेटा को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा हमने एनालिटिक्स में पुट इन करना है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया था गीगो का, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है भाई। क्या वो स्टॉक्स पढ़ते हुए क्या पढ़ते हो, फीफो है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इधर गीगो होता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो क्या हम एनालिटिक्स के लिए गार्बेज इनपुट करें ताकि हमारे जो इंसाइट्स हों वो भी हमें किसी डिसीजंस पे नहीं लेके जाएं, भाई ऐसा थोड़ी करना है यार। अच्छा, और इसमें से हम क्या डेटा में और क्या क्वालिटी चेक्स हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। डुप्लीकेट चेक हो गया, ठीक है। और मिसिंग वैल्यूज चेक हो गई। एक चीज़ और हम देखते हैं, हर कॉलम में क्या यूनिक वैल्यूज़ हैं। ये देखो डेट अभी हमारे पास कितना 1096 है भाई, 1096 यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो 1096 का क्या मतलब है कि डेटा कितना बड़ा है हमारा। भाई रफली 3 साल का डेटा है, सही है। SKU 20, इसका मतलब है कि भाई 20 प्रोडक्ट्स हमारे पास सेल हुए हैं, उनका डेटा है। अच्छा, चैनल में 2 यूनिक चैनल्स हैं, तो हमने डेटा के हेड पे क्या देखा था, df.head बोल के दोबारा इधर ही लिख लेते हैं ताकि कन्वीनियंट हो जाए। ये देखो, ठीक है। SKU हमारे पास 20 हैं और 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं हमारे पास चैनल में। वो 2 क्या हैं, ऑनलाइन और स्टोर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी इधर कोड रन करते हैं। ये कोड क्यों रन किया है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारे ना बहुत काम आने वाला है। अच्छा जी, अब इसको, इस कोड में एक मसला हो गया, इसको सही करते हैं। हम सही कैसे करेंगे, ये देखो 1024 बाय 1024 ये क्या चीज़ है, ये मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो ये डेट है ना, इस कॉलम ने कितनी मेमोरी ली हुई है वो, या चलो अगर मैं इसको अभी deep.true को होल्ड करते हैं। ये देखो, तो अब मेरे पास सारे कॉलम्स ने 42 MB मेमोरी ली हुई है, ठीक है, 42.54। और टोटल मेमोरी मेरे पास कितनी यूज़ हो रही थी वो मुझे बताया था इन्फो ने क्या बताया था, 340 प्लस MB यूज़ हो रहे हैं। और इधर मेरे पास हर कॉलम यूज़ कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 42.5 MB।
तो 42.5 इंटू 8 कॉलम्स थे मेरे पास। ये देखो 340 MB रफली वही बन गया, ठीक है। डेसिमल्स की वजह से थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये कोड क्यों एग्जीक्यूट किया, इसका मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो मेरे पास एक चैनल के कॉलम में 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं, है ना। तो इसका मतलब, और चैनल का डिस्क्रिप्शन क्या थी, चैनल की कॉलम टाइप क्या थी भाई, ऑब्जेक्ट था, कैटेगोरिकल कॉलम था ना। सोचो डेटा टाइप्स में से किस डेटा टाइप में 2 वैल्यूज़ होती हैं, सिर्फ 3 हो ही नहीं सकती कभी भी। सोचो सोचो थोड़ा सा, नहीं पता है तुम्हें, मुझे पता है कि तुम लोग जानते हो। हाँ भाई, ऑनलाइन में से कोई बताएगा? ये देखो यार, ऑनलाइन वालों ने बताया, तुमने नहीं बताया भाई। क्या पूरे दिन काम वाम में एंगेज रह के थोड़े थके हुए से लग रहे हो? अच्छा देखो, वो डेटा टाइप जिसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं वो बाइनरी होता है ना, यस में होगा, नो में होगा। तो जो डेटा हमारा यस नो में होता है, मेल फीमेल में होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ में होती है, तो ये बूलियन वेरिएबल्स कहलाते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डेटा को मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफॉर्म करूं तो मैं चैनल को बूलियन में ले जा सकता हूं ना, ठीक है। अभी तक देखो मैं डेटा को ना ये सोच रहा हूं कि मैंने करना क्या है, इनसाइट्स क्या निकालने हैं, वहां तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। अभी तक हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं कि हम अपने एनालिटिकल इंजन्स में डालने के लिए डेटा की क्वालिटी बेहतरीन बना लें, ठीक है। अभी तक इस पे काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद सिटी में हमारे पास 20 यूनिक वैल्यूज़ हैं। अच्छा, पेमेंट मेथड में हमारे पास 4 यूनिक वैल्यूज़ हैं, देखते हैं क्या क्या हमें मिल रही हैं फ़िलहाल। पेमेंट मेथड में अच्छा कैश ऑन डिलीवरी है और कार्ड है, इसको हम देखते हैं डिटेल से, ठीक है। अब देखो रिटर्न फ्लैग में 2 यूनिक वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि वो एक ट्रांजैक्शन हुई है, एक सेल हुई है, और वो SKU या तो रिटर्न हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसको भी हम बूलियन में कर सकते हैं कन्वर्ट, इवेंट फ्लैग को भी कर सकते हैं और डिलीवरी चार्जेस को भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि हाईली लिंक्ड हैं चैनल के साथ, क्योंकि देखो डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, ये देखो कैश ऑन डिलीवरी वाले कॉलम में, सिर्फ जिधर पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी है वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस हैं, जिधर कार्ड से पेमेंट हुई है उधर तो डिलीवरी चार्जेस नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब देखो थोड़ा सा ना, हमारे पास ये देखो कि अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर नहीं होती, अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं होती, अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं होती, ठीक है भाई। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ के आए हो, स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ना। तो अब डिजिटल वर्ल्ड की स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ये 3 होती हैं, सही है। कंप्यूटिंग पावर अनलिमिटेड नहीं होती, स्टोरेज भी अनलिमिटेड नहीं होती, और नेटवर्क की स्ट्रेंथ बैंडविड्थ अनलिमिटेड नहीं होती, ठीक है। लिमिटेड होती है ना, तो इनको ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करते हैं हम। अब हम ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं कि डिलीवरी चार्जेस वाले कॉलम की क्या मुझे ज़रूरत है। डिलीवरी चार्जेस में यूनिक वैल्यूज़ मेरे पास 2 है ना, और वो दोनों मुझे नज़र भी आ रही हैं कि 500 है और 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉलम को ड्रॉप कर दूं और मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं पेमेंट मेथड से कि COD जितनी दफ़ा आ रहा है वो काउंट मल्टीप्लाई बाय 500, उतने मेरे डिलीवरी चार्जेस होंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सम ऑफ डिलीवरी चार्जेस कॉलम, ये हमारे पास सम ऑफ डिलीवरी चार्जेस कॉलम आ रहा है भाई, ठीक है। ये वैल्यू नम पाई में क्यों आ रही है, ये नम पाई जब हम डिस्कस करेंगे ना फिर करेंगे इसको। अच्छा देन मुझे देखना है कि कॉलम का नाम क्या था, पेमेंट मेथड।
काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज इन पेमेंट मेथड। अच्छा, यूनिक वैल्यूज क्या है? कार्ड पे पेमेंट हो रही है, ठीक है, और कैश पे भी पेमेंट हो रही है भाई, ठीक है। तो पेमेंट मेथड में मेरे पास कितनी, 4 वैल्यूज थी। पेमेंट मेथड में 4 वैल्यूज थी, ठीक है। कार्ड से हो रही है, कैश से हो रही है, और COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी है, और बैंक ट्रांसफ़र भी है। सही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ओके, इसका ऑब्जेक्ट टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। खैर, इसको देखते हैं, चलो। तो मेरे पास COD हैं, $1688,916 और 500 मेरे पास थे ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो एक जो इन्फ्रेंस हमने बिल्ड की थी वो नहीं, वो वेरीफाई नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब है वो कॉलम हमें रखना है भाई, वो कॉलम हम डिलीट नहीं कर सकते। देखो, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस जो हैं हमारे, वो पेमेंट मेथड के साथ उस तरह से लिंक नहीं है। क्या चैनल के साथ लिंक है? चैनल में मेरे पास ऑनलाइन आ गया और इन स्टोर आ गया, ठीक है। हाँ जी, सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, 1,055,000,000 मेरे पास डिलीवरी चार्जेस आ रहे थे, और ये देखो सेम अमाउंट मेरे पास आ रहा है ऑनलाइन का। तो इसका मतलब है कि ये कॉलम ऑनलाइन से लिंक्ड है। ठीक है, तो इस कॉलम को हम अब ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कॉलम को ड्रॉप करता हूँ तो मेरी इतनी मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, इतना मेरा डेटा सेट का स्टोरेज, इतनी कंप्यूटिंग पावर मेरी यूज़ नहीं होगी। ठीक है, और अगर एक चीज़ और, ये तो देखो मैं लोकल डायरेक्टरी से उठा रहा हूँ ना डेटा सेट। ठीक है, जब हम देखो अभी क्या है कि हम ना चीज़ें सीख रहे हैं, हम बिल्ड कर रहे हैं, अभी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ रही है ना। थोड़ा 2-3 क्लासें होंगी ना, फिर हम क्या करेंगे कि हम जस्ट कोड लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। सही है, वो फुल फ्लेज प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें फिर तुम्हें पता चलेगा कि अगर यहाँ पे डाटा ऑनलाइन उठा रहे हो तो फिर ये कोड रन होने में टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, इधर तो सिर्फ स्टोरेज से रीड हो रहा है ना, फिर बैंडविड्थ से रीड होगा, फिर ये स्लो हो जाएगा, मे बी नहीं भी हो। तो अपने डिजिटल रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये यूज़ होंगे चीज़ें। अच्छा जी, ये एक इन्फ्लुएंस हमारा ठीक हो गया। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो गई। हाँ जी, इधर थे हम दोबारा। ठीक है, डुप्लीकेट की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेमोरी यूजेज ये। तो अब अगर मैं अपने डेट कॉलम को टाइप कास्ट कर दूं, तो टाइप कास्ट याद रखना भाई क्या होता है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन और एक होती है टाइप कास्टिंग। अभी हम टाइप कास्टिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग डेट इनटू PD डेट टाइम्स। ठीक है, PD टू डेट टाइम। ओके, नाम गलत हो गया, देखो
ये एरर यही आ रहा होगा कि डेट नाम का कोई कॉलम नहीं है। ये देखो की एरर डेट। ठीक है, देखो डेट का जो मेरा कॉलम था ये पहले किस तरह रीड हो रहा था, एज ऑब्जेक्ट रीड हो रहा था, इधर देखो। लेकिन मेरा डेट जो है वो ऑब्जेक्ट थोड़ी है। जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डेट को एज डेट ट्रीट कर लूँ, तो फिर बेहतर है ना कि जो उस डेटा की एक्चुअल टाइप है उसी में उसको कन्वर्ट करूँ। ठीक है, अब देखो यही वाला कोड दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, कोई चेंज नहीं हुआ भाई डेट का तो साइज। सही है, अब दूसरे किसी कॉलम को हम टाइप कास्ट करते हैं। कौन सा कॉलम और टाइप कास्ट हो सकता है इसमें से? हम कर देते हैं रिटर्न कॉलम को हम बाइनरी में करते हैं, ठीक है ना, बूलियन में कर देते हैं। रिटर्न कॉलम का नाम क्या है? रिटर्न फ्लैग। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तुमने नोट की कि इधर मैंने डिफाइन ही नहीं किया यार कि रिटर्न फ्लैग में किसका क्या मतलब हो। बूलियन में तो दो वैल्यूज़ है ना, 0 और 1। तो 1 किस को अंडरस्टैंड करे और 0 किस को अंडरस्टैंड करे भाई? ये देखो, किसको इसने ट्रू समझा होगा और किसको फॉल्स समझा होगा? हाँ जी, कोई आंसर नहीं आ रहा। ये देखो, रिटर्न फ्लैग का साइज पहले 42 था, एमबीज में है ये साइज। ठीक है बेटा, ये जो डिवाइड किया था ना, देखो हमारे पास डेटा बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है बाइट्स में। ठीक है, तो बाइट्स को मैंने पहले 1024 से डिवाइड किया किलो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर फर्दर डिवाइड किया 1024 से मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 42.5 MB से 5 MB पे रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब है कि देखो मेरी बेशक थोड़ी सी ही, लेकिन मेरी मेमोरी फ्री हुई। और अब क्योंकि इसका साइज़ कम है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरी कम कंप्यूटिंग पावर यूज़ होगी। कम कंप्यूटिंग पावर होगी, इसका मतलब है मेरी कैलकुलेशन जल्दी परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ें? और किस कॉलम को हम टाइप कास्ट कर रहे थे भाई? हम इवेंट फ्लैग को भी कर रहे थे। अच्छा, इवेंट फ्लैग को भी बुलियन कर दिया हमने। और ये देखो, इवेंट फ्लैग का भी रिड्यूस हो गया साइज। ठीक है, अच्छा देखो, इसमें से ना कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं होगी। अगर तुम ये कोड दोबारा रन करते हो तो देखो सेम जो वैल्यूज़ थी ना पहले वही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि हम नई वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं डेटा सेट में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको टाइप कास्ट कर रहे हैं। अब देखो तुम्हारा डेटा कैसा दिखने लगा है कुछ। ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं टॉप से। ये देखो डेट में कुछ बेहतरी हो गई भाई। ठीक है, इधर भी हमने हेड देखा था,
ये देखो, और इधर ये देखो, अभी फिजिकल प्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ डेट का, लेकिन इसकी टाइप चेंज हो गई है। ठीक है, वो इसलिए चेंज हुई है। अब देखो डेट इट सेल्फ है, डेट में से क्या क्या वेरिएबल्स हम निकाल सकते हैं? डे निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास मंथ आ गया था तो हम मंथ में से क्वार्टर भी निकाल सकते हैं, सही है ना। और हमारे पास जो डेट आ रही है, जैसे इसमें देखो हाईलाइटेड सेल में देखो 13 आ रही है, तो 13 का मतलब ये है कि हम इसमें से डे नंबर भी तो निकाल सकते हैं ना, डे नंबर इन अ मंथ। मंथ जो है वो साइक्लिक है ना, तो डे नंबर उसमें से निकल सकता है। और क्वार्टर के अंदर मंथ इटसेल्फ साइक्लिक है, तो क्वार्टर के अंदर से मंथ नंबर निकल जाएगा। और फिर ईयर के अंदर मंथ साइक्लिक है, ठीक है ना, साइक्लिक पैटर्न है ना, दिसंबर के बाद दोबारा से काउंटर जनवरी पे आ जाता है। ठीक है, तो देखो अब अगर मेरे पास ये डेट एज अ कैटेगरी आएगा ना, कैटेगोरिकल कॉलम आएगा, तो फिर इसमें से मैं मज़ीद वेरिएबल्स नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर ये एज डेट टाइम है तो फिर इसमें से और वेरिएबल्स भी बन सकते हैं। ठीक है भाई, टाइप कास्टिंग समझ में आ रही है। अच्छा देखो, एक चीज़, एक टीज़र मैंने दिया था तुम्हें कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है और टाइप कास्टिंग क्या चीज़ है। भाई टाइप कास्टिंग होता है कि डेटा को विद इन द टाइप्स चेंज करना। ठीक है, जैसे एक डेटा था मेरे पास कैटेगोरिकल था और मैंने उसको बूलियन में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डेटा को, जो एक वेरिएबल है उसको टाइप चेंज नहीं करना, वेरिएबल को चेंज कर देना। जैसे कि, और इसमें नए वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन भी आ जाती है। डेट था ना, डेट में से मैंने मंथ का कॉलम अगर निकाल लिया तो एक कॉलम मैंने बनाया जिसमें मंथ आ गया। ठीक है, ये मंथ का जो कॉलम है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन से आया है। और नए कॉलम्स इंट्रोड्यूस करना, नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना, ये कहलाता है फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, कॉलम्स को हम फीचर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक नया कॉलम मैंने इंट्रोड्यूस किया और वो एक नया कॉलम इंजीनियर किया मैंने। ठीक है, अब वो इंजीनियर कैसे किया? जो ऑलरेडी एक कॉलम मौजूद था उसमें से उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो फीचर इंजीनियरिंग की टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये जो हुआ है ना, ये फीचर इंजीनियरिंग नहीं हुई। मेरे डेटा फ्रेम के अंदर रिटर्न फ्लैग का एक कॉलम था, उस कॉलम को मैंने एज इट इज मेंटेन किया है। ये देखो, सही है, एज इट इज मेंटेन किया है, सिर्फ उसकी टाइप चेंज की है, उसको नई टाइप में कास्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है कि हम डेटा के क्वालिटी चेक्स किस तरह करेंगे। अभी तक देखो हमने सेल्स डेटा को एनालाइज ही नहीं किया है। इसमें से क्या क्या इंसाइट आ सकते हैं यार, दोबारा देखते हैं इसके कॉलम्स। देखो डेट है तो इसमें से मंथली सेल आ सकती है, ईयरली सेल्स आ सकती हैं, क्वार्टरली सेल्स आ सकती हैं। और SKU है तो हम डेट के साथ लिंक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की किस मंथ में, क्वार्टर में, ईयर में कितनी सेल्स हुई हैं। चैनल है, चैनल को भी। अब देखो, अच्छा एक चीज़ और कि डेट, अगर मैं डेट को प्लेस करता हूँ इंडेक्स पे और SKU को प्लेस करता हूँ मैं कॉलम पे तो मेरा डेटा 2 डायमेंशनल हो जाएगा ना, रोज एंड कॉलम्स में। अब अगर मैं इसमें चैनल भी अगर प्लेस कर सकूं तो मेरा 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ये ग्राफ XYZ एक्सिस बन सकते हैं। फिर मैं सिटी वाइज सेल देख सकता हूँ कि किस सिटी में, किस चैनल में, किस पीरियड में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, कितना सेल हुआ। पेमेंट मेथड से पता चल सकता है। देखो अब सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स नहीं, देखो इसको डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना भाई।
सिटी और पेमेंट मेथड को मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, तो मुझे एक बिहेवियरल एस्पेक्ट समझ में आएगा कि किस शहर के लोग प्रेफर करते हैं कि पेमेंट ऑनलाइन हो जाए, कार्ड से हो जाए, और किस शहर के लोग प्रेफर करते हैं कि पेमेंट कैश से हो। रिटर्न फ्लैग को मैं सिटी से कंपेयर कर सकता हूँ, किस सिटी से ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। इवेंट फ्लैग क्या है इसको देखते हैं। डिलीवरी चार्जेस, देखो अगर एक बंदा डिलीवरी चार्जेस पे कर रहा है उसके बाद रिटर्न भी कर रहा है, ये चीज़ मैं देख सकता हूँ क्या जो बंदा, क्योंकि देखो डिलीवरी चार्जेस हम किसके ले रहे हैं, सिर्फ जो हमारी ऑनलाइन सेल है उसके, है ना, जिसको हम, जो हमारी इन स्टोर हो रही है उसको तो हमने डिलीवर ही नहीं किया ना, तो वो तो खुद आ रहा है स्टोर में बाय करने के लिए, तो उससे डिलीवरी चार्जेस तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो सकता है यार इस डेटा से, तो और वो एनालिसिस इंसाइटफुल कैसे होगा कि हम डेटा जो इनपुट कर रहे हैं उस एनालिटिक्स इंजन में, वो डेटा की क्वालिटी हम इंश्योर करें। तो आज हमने काम किया है डेटा की टाइप कास्टिंग पे और थोड़ा सा हमने क्वालिटी पे काम किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डेट के फीचर एक्सट्रैक्शन पे काम करेंगे, ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर्स बनाएंगे नए। तो आज तक के लिए यही था। और क्या चीज़ रह गई भाई, डीबगिंग रह गई भाई, कोई बग अगर आपने एक्वायर कर लिया हो तो वो शेयर करो मेरे साथ भाई, डीबगिंग हो जाए। कुछ भी नहीं, सब आ गया समझ में, हाँ चलो सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और सब समझ में नहीं भी आया तो परेशान होने की देखो ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज है, मुश्किल है, वो ठीक है, पर आसान बना लेंगे इसको, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।